we'll see what happens next. But at the moment with us, from the Aam Aadmi Party, still with the Aam Aadmi Party, I think, our old friend Mahmood Deshmukh Sahab. Mahmood Deshmukh Sahab, नमस्कार. नमस्कार. महमूद देशमुख साहब, रमजान करीम मुबारक. आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी माह रमजान की मतलब इबादत मुबारक हो. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारी पूरी चैनल की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक. मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आप अकेले नहीं, पूरा देश जो है तरक्की करे, देश में खुशहाली हो और इंसाफ हो. सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ होना चाहिए. मुझे अमन चैन हो, इंसाफ हो. जी, दुरुस्त बात है. देश का संविधान बचा रहे. जी, संविधान बचा रहे, सबसे बड़ी बात यह. लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल साहब ने अभी भी एक बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी हरियाणा में. उन्होंने ये कहा, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई देखिए, लोग बात करते हैं क्या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, स्त्रियों को नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं. और ये हरियाणा के जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, जब वो जो पहलवान बच्चियां हैं जो मेडल लेकर के आई थी हिंदुस्तान के लिए, जब उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, ये लोग पार्लियामेंट में हंस रहे थे. तो केजरीवाल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए आप अभी तक वोट देते थे, आप वोट देते थे कि भाई हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं. अरे भाई, अपने एमपी को भी तो वोट दो. एमपी ने क्या किया है? जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने क्या किया है? तो ये बहुत मतलब ये फर्क जो लाने की कोशिश की है केजरीवाल साहब ने, सबसे पहली बार किसी ने किया है. उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका जो एमपी है उसने आपके लिए क्या किया है, वो भी तो सोचिए. आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा, लोगों की सोच में फर्क पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली और पंजाब में तो आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त है. हरियाणा में आपको 1 सीट मिली है, 2 सीट आपको मिली है गुजरात में, 3 सीट हैं आपके पास असम में. तो टोटल आपके पास 23 सीट्स हैं. 13 पंजाब में लड़ रहे हैं आप, 23 सीटों में आप लड़ रहे हैं. तो आम आदमी पार्टी का आप भविष्य कैसे देखते हैं, जरा बताएं सर प्लीज. देशमुख साहब. I think we just lost him, or is he getting a call? I think he's possibly getting a. जी बोलिए सर, बोलिए. आवाज आ रही है सर आपकी? एक मिनट. हाँ जी, प्रॉब्लम ऐसा है, एक मिनट. ये अभी रमजान शुरू हो गए ना सर जी, तो अब लिहाजा चांद दिखाई दिया तो लोग फोन करना शुरू कर. फोन तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल लाजमी भी है, बिल्कुल. और आप फोन बंद कर नहीं सकते. लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप उसको एयरलाइन मोड पे डाल दें जब तक कि हमारा शो चलता है अगले 20-25 मिनट के लिए, तो अच्छा रहेगा अगर कर सकते हैं. नहीं, अभी नहीं आएगा फोन. ठीक है, स्टार्ट कीजिए. चलिए, राइट, बोलिए देशमुख साहब, बोलिए. एक मिनट. हाँ, ऑन. हाँ जी देशमुख साहब, सवाल आपसे पूछ चुका हूं. आपको याद है सवाल क्या है? आम आदमी पार्टी का भविष्य, 23 सीटों के ऊपर आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या होगा आम आदमी पार्टी को लेकर के, सर बताएं. देखिए, शुरुआत दिल्ली से करते हैं. जी. दिल्ली में हम कांग्रेस के साथ में अलायंस में लड़ रहे हैं. जी. जहां तक मुझे उम्मीद है हम 7 का 7 सीट पे कामयाब हो जाएंगे. सातों पंजाब में हम हमारे जी बिल्कुल. क्या बात. हाँ, पंजाब में भी बेहतर रिजल्ट आ जाएगा. पंजाब में हमारी सरकार है और 13 सीट पे लड़ रहे हैं आप. 13 जी, पूरी जहां तक है कि मतलब 13 में से मैं समझता हूँ 10 सीट तो हमारे पास आ जाएगी. क्या बात है सर, जबरदस्त हो जाएगा जी. हाँ, और हरियाणा की एक है बाकी. सॉरी, हरियाणा में एक. जी, हरियाणा वो सीट हम निकाल लेंगे सर. वो भी सीट जीतेंगे. कुरुक्षेत्र की सीट. कुरुक्षेत्र की सीट. आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है वो उज्जवल है, इसमें कोई शंका नहीं है. और अभी आप जो आपने कहा वो जो बच्चियों के मामले में जो पहलवान जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो हरियाणा में जो सवाल पूछा या सवाल रखा उन बच्चियों के सामने, महिलाओं के सामने, कि जो विधायक जो सांसद जो थे वो पार्लियामेंट में हंस रहे थे इनके ऊपर, तो मैं तो समझता हूं उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में होगा. और खास करके वहां पे सवाल करना चाहिए महिलाओं ने. ये उन बच्चियों ने ही सवाल नहीं करना चाहिए, सभी महिलाओं ने सवाल करना चाहिए. और महिला सांसद जहां जहां पे है, खास करके अभी हमारे यहाँ पे उत्तर मध्य नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो एक पूनम महाजन जो महिला सांसद है, तो इतना इस देश के अंदर महिलाओं पे जब अत्याचार हो रहा था, उन लड़कियों पे जो देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल लेकर आ रही थी, उन पे अत्याचार हो रहा था,
तो ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला सांसद है, ये उस वक्त क्या कर रही थी? पुरुष तो बात की बात है, लेकिन महिलाएं जो जिनको इन्होंने चुन के दिया, जैसे स्मृति ईरानी है, पूनम महाजन है, और भी बहुत सारी इनकी जो महिला सांसद है, मैं तो समझता हूं सभी महिलाओं ने भी इनको सवाल करना चाहिए कि आप उस वक्त क्या कर रही थी। तो इनमें ये अपने आप को महिला कहती है, भारतीय संस्कृति के रक्षक मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उस वक्त ये कहां चले गए थे? तो ये सवाल और पूरी इस देश की जनता इनको सवाल करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सवाल जो होगा, इसका जो जवाब भी मिलेगा तो बैलेट पेपर के माध्यम से ये जवाब भी मिल जाएगा इनको। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया, बोला कि एक बड़ा गेम चेंजर है। ये महिलाओं को सशक्तिकरण इस प्रकार से होना चाहिए, केजरीवाल जी का कहना है। महिला खुश है, बट बहुत सारे महिला इस चीज को भी, लेकिन किसको नहीं चाहिए वो, तो इस चीज को कैसे दे? क्या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है महिला सशक्तिकरण की तरफ, जो महिला सम्मान की बात, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? देशमुख जी, देखिए, ऐसा है कि महिला एम्पावरमेंट के लिए आम आदमी पार्टी बहुत पहले से मेहनत कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात जरूरत नहीं है। ये हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ये केंद्र सरकार महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार भी करती है, और या महिलाओं पे जो अत्याचार करते हैं उनको मतलब ये पीछे डालने की कोशिश करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे यहाँ पे नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। जी जी, बोलिए 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 प्लीज। एलजी बहुत, केजरीवाल जी ने जी एलजी बहुत काम आपका रोक रहा है। केजरीवाल जी का कहना है कि जो भी अच्छा काम मैं करना चाहता हूं, ये एलजी बार बार उस चीज को रोकते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, उसके लिए फंड स्टाव करते। यहां तक जो फरिश्ते स्कीम, ये बहुत बढ़िया स्कीम था। पूरे देश में एक ऐसा स्कीम नहीं था जो आप अवार्ड करते उन व्यक्ति को जो एक्सीडेंट विक्टिम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, 5,000 रुपए का इनाम। तो आज ऐसे अच्छा स्कीम एक रेवोल्यूशन था, बिकॉज जब भी एक्सीडेंट हो लोग भाग जाते थे, बोले कौन लफड़े में पड़ेगा, पुलिस केस होगा, पुलिस का स्टेटमेंट दो, हॉस्पिटल में इंक्वायरी होगा। तो ये पूरा सिस्टम आपने टोटल ट्रांसफॉर्म करके उनको इनाम देना शुरू कर दिया। अभी वो भी ऐसे अच्छा फरिश्ते स्कीम को भी तकलीफ में लेके आए। एलजी उसको भी फंडिंग जिस प्रकार से रोक रहा है, जो आपके जो दवाखाना है उसमें भी यही प्रॉब्लम, मोहल्ला क्लिनिक्स में वो प्रॉब्लम है, फंड स्टार्वेशन हो रहा है। अच्छे पब्लिक स्कूल जो आप बना रहे हैं वहां भी फंड का स्टार्वेशन है। तो क्या है, सोचा एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कूल एंड डेलिब्रेट एक्ट जो बोलते हैं, सोचा समझा एक साजिश। देशमुख जी, साजिश है ये, सही बात है। देखिए, ये इनका बस चले तो ये दिल्ली सरकार बर्खास्त कर दे। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के अंदर आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये पूरे देश के अंदर मेरी हुकूमत है, लेकिन वो ये जब देखते हैं कि भाई जिस दिल्ली में वो बैठे हैं वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो एलजी नहीं है, ये उनके एजेंट है। एलजी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कितना भी कोशिश कर ले, ये कामयाब नहीं होंगे। ये रुकावटें ला सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, आने वाले जो अभी लोकसभा चुनाव है उसमें ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। जब ये केंद्र सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर न एलजी का चलेगा ना किसी और का चलेगा। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं कर रहे, ये तो हर जगह पे जहां जहां पे मतलब ऑपोजिशन की सरकार है वहां पे ये काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में ये तानाशाही की मतलब हुकूमत चल रही है, यहाँ लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन्होंने। ये आज तानाशाही की तरफ, ये दूसरे हिटलर बने हुए हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देशमुख जी, सीएए का रूल्स आज नोटिफाई हो गया। बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह का कहना है कि हमने जो वादा किया उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें किसी के सिटीजनशिप हम छीनेंगे नहीं, हम सिटीजनशिप देने वाली बात कर रहे हैं। लोगों को देंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग देश है, नेबरिंग स्टेट्स, तो यहां से जो लोग आएंगे उनको सुरक्षा, उनको सिटीजन देंगे। सिटीजनशिप देने वाली बात है। यहां पर किसी के सिटीजनशिप छीनने वाली बात नहीं है, नहीं छीनेंगे। मगर ये हमने जो वादा किया इंप्लीमेंट किया। तो क्या तकलीफ है सीएए में, देशमुख साहब?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सिटीजनशिप जो इन्होंने अभी सीए लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया हुआ है सीए, है ना, इसके अंदर इन्होंने धर्म के आधार पे मतलब सिटीजनशिप, ये सबसे बड़ी गलत बात है। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसके पहले भी इस देश के अंदर लोगों को नागरिकता मिल रही थी, सारी दुनिया के लोग यहाँ पे आके नागरिकता ले रहे थे, और आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो दुनिया में कोई भी कहीं भी जाके सिटीजनशिप ले सकता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये श्रीलंका, यहाँ के जो क्रिश्चियन है या श्रीलंका नहीं है सर, उसमें सिर्फ 3 देश, सिर्फ 3 देश हैं देशमुख साहब, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बस अफगानिस्तान, है ना, यहाँ के सताए हुए लोगों को सिर्फ मतलब ये सिटीजनशिप देने वाले हैं। ये जो बात है ये गलत बात है। आप धर्म के आधार पे मतलब किसी को सिटीजनशिप मत दीजिए, है ना, सिटीजनशिप का तो पहले से कानून है इसके अंदर। तो आप सिर्फ मतलब धर्मांधता फैलाने का काम कर रहे हैं, धार्मिक मतलब तेल निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हासिल कुछ नहीं होगा। और आप ये कहते हो कि आप हिंदुओं के अगर वेल विशर कहना चाहते हो, तो मैं आपको पहले से कहना चाहता हूं कि इस देश में पहले से 140 करोड़ की आबादी में है, आज जो बेरोजगार नौजवान है, आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आज किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, आप ये मसले कब हल करोगे? जो यहाँ पे पहले से जो इस देश के नागरिक है, उनके जो मसले मसाइल है, उनके जो इश्यूज है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और आप पाकिस्तान को दावत दे रहे हो, आप बांग्लादेश को दावत दे रहे हो, अफगानिस्तान को दावत दे रहे हो, तो यहाँ के लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, तो पहले यहाँ के जो इश्यूज है उसको तो सॉल्व कीजिए। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। ये सोचते होंगे ये सीए लाने से हम मतलब फिर चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी जुमले इनको लाना है ये लाने दीजिए। आने वाले 1 महीने के अभी जैसे ही मतलब चुनाव आएगा, चुनाव में इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी। लेकिन इनका ये कहना है, सारी इस बात के ऊपर थोड़ी सी और मतलब बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों में जिनकी हालत बहुत बुरी है, और हालत तो बुरी है सर, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, जबरन उनका निकाह किया जा रहा है अलग अलग लोगों से। ऐसे किडनैपिंग के इश्यूज बहुत आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है इसको। और अफगानिस्तान में तो कुछ बचे नहीं है बेचारे, 400-500 के करीब सरदार सिख बचे हैं बेचारे, और तो कोई है नहीं, बचा ही नहीं है कोई। और बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनकी भी बड़ी हालत खराब है। तो ये कहा जा रहा है कि जिसको यहाँ हिंदुस्तान में आना आ जाइए, आपको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसके ऊपर आप क्या? नागरिकता देखिए बजाज साहब, नागरिकता आप किसको दे रहे हैं? आपने अदनान सामी को भी नागरिकता दी थी जी। अदनान सामी पाकिस्तान से यहाँ आए सर, वो इंग्लैंड से आया, ब्रिटिश इंडियन था, वो पाकिस्तानी नहीं था सर उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी। नहीं, बेसिकली वो कहाँ से है? वो पाकिस्तानी सर। उनके अब्बा हुजूर पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट थे, और वो विलायत से आया यहाँ। सर लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप इसको सिटीजनशिप दे रहे हैं, वो कोई बड़ी बात मायना नहीं रखता है ना, आप दीजिए ना, लेकिन उसके अंदर राजनीतिकरण मत कीजिए जी, ये उसको इस्तेमाल मत कीजिए। तो राजनीतिकरण तो हर चीज में होती है देशमुख साहब। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कोई काम करेगी और राजनीतिकरण नहीं करेगी, उसका ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब आप सोच के बताइए, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी चीज होगी, भले वो राम मंदिर हो, भले वही सीएए हो, भले वो रिपील ऑफ आर्टिकल 370 हो, आप पुलवामा भी हो, बिल्कुल बालाकोट हो, पुलवामा हो, 2019 सर 303 सीटें आई हैं। अरे भाई पिछली बार 303 सीटें आई ना बालाकोट के ऊपर से, के घर में घुस के मारा देश के नहीं सर, सर्जिकल स्ट्राइक बात की बात है जी, उसका एविडेंस इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे 40-42 नौजवान है ना, 47 हुए। आप शहीदों की चीता, बराबर है, शहीदों की चीताओं पे आप राजनीति करो। हाँ, शर्म आनी चाहिए इनको। फिर कोई आप पुलवामा करवाना चाहते हो क्या? तो ये आपको लगता है कि इस बार ऐसा कुछ होगा? आपको क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ होगा? जब इनके पैर के नीचे से जमीन सरकते हुए नजर आएगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आज इनकी कोशिशें चालू है। मुझे लगता नहीं है सर, मुझे। और लोग मानेंगे क्या उस बात को देशमुख साहब? लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो बात की बात है, लेकिन 2019
में तो लोगों ने मान लिया था ना, बिल्कुल माना था, मुझे आप बताइए ना, हर एक ने माना था ना। बिल्कुल। वो आरडीएक्स कहां से आया, अभी तक मालूम नहीं पड़ा। हुई क्या, आरडीएक्स के लिए इस्तेमाल की हुई गाड़ी जो गुजरात में रजिस्ट्रेशन है उसका, है ना, उस गाड़ी का मालिक कौन था, उसका पता लगाया क्या इन्होंने, उसको किसी के सामने? तो ये मुझे मालूम नहीं था कि उसका गुजरात का रजिस्ट्रेशन था। आप पता जी लगा, जी जी पता था लगा क्या? जी पता लगाते हैं सर, क्योंकि अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने आई नहीं है। वो जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। मतलब 5 साल हो गए अभी तक नहीं आई, 5 साल के ऊपर हो गए, अब 6वां साल लग गया। क्योंकि ये इंसिडेंट जो है प्रदीप जी 14 फरवरी का है 2019 का, और आज हम लोग चल रहे हैं 11 मार्च 2024 में, तो 5 साल हो चुके हैं, 6वां साल लग गया है। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। ये इंक्वायरी देखिए साहब, देश को ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि वहां पर असल में हुआ क्या था और इंटेलिजेंस फेलियर ये कैसे हुआ, इंटेलिजेंस के हमारे जितने ऑफिसर थे उनमें से किस किस की सस्पेंशन हुई, किसको जेल हुई, किसको सजा हुई, ये सब आना चाहिए ना सामने। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आना चाहिए सर। और ये पूरे फौज को एयरफोर्स प्लेन में क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने यह मांग की थी, यह मांग की हुई थी कि भाई इनको मतलब एयरफोर्स का फ्लाइट मतलब अरेंज करके दिया जाए। गवर्नर साहब भी बोल रहे थे उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था, उसके बावजूद इन्होंने सुना नहीं, उनको कहा चुप रहो। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये काली दाल को क्यों गाली दे रहे हैं? काली दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है सर, हम लोग तो काली दाल पे बड़े हुए हैं। अभी मजे तो ले ही रहे हैं काली दाल पे। लेकिन अभी आप ये बताएं, देखिए साहब मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं यहाँ पे, पर प्रदीप जी पता नहीं मेरे साथ सहमत है कि नहीं है इस बात पे। देखिए साहब आज की तारीख में अगर मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है अच्छे तरीके से, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने दिखा दिया है, 3 बार चुनाव जीत करके दिल्ली में, पहली बार आपकी 23 सीटें आई थी, उसके बाद कांग्रेस की मदद लेकर के आपने सरकार बनाई, उसके बाद आपकी 67 सीटें आई, 67 आउट ऑफ 70, और उसके बाद आपकी 62 सीटें आई, 62 आउट ऑफ 70, 63 63 सीटें आई। चलिए माफ कीजिएगा, मैं एक सीट मैंने आपकी कम कर दी, उसके लिए माफ कीजिएगा, 63 सीटें आई 70 में से। मेरा ये कहना है कि 3 मर्तबा आपने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वंचित रखा दिल्ली में, एक बार पंजाब में रखा। मतलब अरविंद केजरीवाल ने यह दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और इसके बावजूद कि ईवीएम की बात हो रही है, ये हो रहा है कि भाई पेपर बैलेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है भले ही छोटे स्तर पे अभी हो, लेकिन अगर कोई पार्टी असल में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है वो आम आदमी पार्टी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही एनालिसिस है आपका। हमने यहाँ पे दिल्ली से भी बाहर तो कर दिया, 3 मरतबा हमने सरकार बनाई, उसके साथ साथ एमसीडी के चुनाव में जहाँ 15 साल तक एमसीडी पे कब्जा करके जो भारतीय जनता पार्टी बैठी थी, एमसीडी से भी हमने उनको बाहर कर दिया जी। और ये मान के चलिए कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आने वाले लोकसभा के चुनाव में, जिसका नतीजा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता से बाहर हो जाएगी पूरा। आपको एक बात मैं कहना चाहूँ, बोलिए कंप्लीट कीजिए, पूरी करिए। आपको मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता है, वो डेडिकेटेड वर्कर है, वो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है, और पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो वो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है। आप दूसरे पार्टियों को देख रहे होंगे, थोड़ा सा ईडी का नोटिस आ जाता है या सीबीआई का नोटिस आ जाता है तो सरेंडर हो जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं गया, कार्यकर्ता डरता है न नेता डरता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेता भी ईमानदार है और हमारा कार्यकर्ता भी ईमानदार है। 3 बड़े नेताओं को जेल भेजने के बावजूद, सत्येंद्र जैन साहब हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए, इन तीनों को जेल भिजवाने के बावजूद कोई और नेता नहीं टूटा है आम आदमी पार्टी का, मानना पड़ेगा साहब। उसके साथ साथ इन्होंने खरीदने की भी कोशिश की ना, बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि 20-20 करोड़ की मतलब बात रखी गई थी सौदे के लिए,
कि 20 करोड़ ले लीजिए, हर एक एमएलए को 20 करोड़ में खरीदने की बात हुई। लेकिन अकेली पार्टी एक भी है, विधायक आम आदमी पार्टी का, ये बात तो ठीक है, विधायक आम आदमी पार्टी का टूटा नहीं। प्रदीप जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं महमूद देशमुख साहब कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, इलेक्टेड नेता अभी तक छोड़ के नहीं गया है। बड़ा नेता जो है, जो भी बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वहां से मूवमेंट हुई है। नीतीश कुमार जी तो साथ उधर चले गए, एकनाथ शिंदे साहब भी चले गए, अजीत दादा पवार चले गए, अशोक चौहान साहब चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, मिलिंद देओरा जी चले गए, और टीएमसी में भी छोड़ के चले गए लोग, उस तरफ आ गए। हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, डीएमके से भी लोग छोड़ करके इस तरफ आ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करनी पड़ेगी, अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं गया है। प्रदीप जी, आप हमेशा मोदी जी को बहुत ट्रांसफॉर्म करने के लिए वक्त देते हैं। जैसे मोदी जी अब कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार, उस मेरा भारत मेरा परिवार, उस पहले आपने शुरू कर दिया खून के सौदागर, हर फिर बोले कि चाय वाला, फिर कहा कि ना अलग अलग चीज जो आप बार बार कहते हो, और उसका अभी आपने नो परिवार कहा तो पूरा भारत मेरा परिवार। तो अपॉर्चुनिटीज आप देते हो मोदी साहब को कि वो पूरे जो दुविधा है उसको ट्रांसफॉर्म करके विक्ट्री में हासिल कर दे। तो इस चीज में केजरीवाल जी भी कहते थे कि लॉ जो डिग्री है उसका ये चेक कर लो। कभी कभी आपने 2 स्टेप अहेड जाके अनपढ़ भी कहा है, नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। तो क्या अपॉर्चुनिटीज को मोदी साहब कन्वर्ट करते हैं विक्ट्रीज में? बार बार यही देख रहा है 2014 से लेके अभी, क्यों अपॉर्चुनिटीज देते हो देशमुख जी? नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए, ये स्टंटबाजी में उनका मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है ना। अब होगा ना, रास्ते पे एक मदारी जो खेल करता है, तो मदारी की खासियत होती है वो पिटारा खोलता है और एक एटम बाहर निकालता है। लोग जमा हो जाते हैं, देखते रहते हैं। थोड़ी देर में जब लोग बोर होके जब बाहर निकल जाने हटने लगते हैं, तो फिर वो पिटारा खोलता है, फिर वो मदारी जो है फिर पिटारा खोलता है, फिर कोई नया एक खेल दिखाता है। तो इस तरीके से ये पिछले 10 साल से नए नए मतलब शगुफे छोड़ के नए नए जुमलेबाजी कर रहे हैं और नए नए खेल दिखा के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। रही बात अभी जो आपने कहा मोदी परिवार, इन्होंने क्या कहा कि मोदी परिवार, तो कल तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये संघ परिवार के लोग हैं, है ना। तो अब ऐसे लगने लगा कि इन्होंने संघ परिवार को भी बाईपास कर दिया। हो सकता है कि आने वाले कल में आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी जो चीफ होगा वो उसको भी मोदी जी मतलब अपॉइंट करेंगे, या वो भी मोदी परिवार के अंडर में आते हैं। ये मोदी जी जरा बताएंगे तो बेहतर होगा। और मोदी परिवार की अगर आप और कहते हैं बात, संघ परिवार अब खत्म हो गया, अब एक नया युग शुरू होने वाला है मोदी परिवार के नाम से। तो मतलब आरएसएस अब कोई मायना नहीं रखती है, जो भी कुछ है वो मोदी परिवार है। दूसरी बात, मोदी परिवार, तो मोदी परिवार में है कौन? अदानी, अंबानी और जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, तो ये उनका परिवार हो सकता है। और हम तो भारत का परिवार मानने वाले लोग हैं। सुनिए, और इस देश का कल्चर, इस देश की संस्कृति ये कहती है वसुदैव कुटुंबकम, है ना। तो यहाँ पे तो आपने अपने आप को, आपने भारत का, ये भारत मेरा परिवार है ये नहीं कहा, आपने ये कहा है कि मैं मोदी परिवार। तो आप, लेकिन वो तो इसलिए कहा ना सर, अपने इर्द गिर्द सबको घुमा रहे हो। लेकिन सर वो तो इसलिए कहा गया क्योंकि लालू यादव जी ने कहा कि मोदी जी का क्योंकि खुद का परिवार नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि परिवार कैसे चलाया जाता है। ये तो लालू यादव जी ने कहा ना, उनको क्या जरूरत पड़ी लालू थी जी ने गलत, ऐसी, अरे सर ऐसी व्यक्तिगत बात करने की आवश्यकता क्या पड़ी? नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं करना चाहिए, ये आप सही कहते हो। लेकिन अगर इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इन्होंने कई लोगों पे आज तक कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी जो है क्या इन्होंने नहीं की पहले? करी है। अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप भी करेंगे क्या? आज तक कभी भी। देखिए मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी विचारों की लड़ाई लड़ती है, हम विचारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और विचारों की लड़ाई पे ही हम राजनीति करते हैं। अब ये व्यक्तिगत अगर लालू जी ने कहा है तो, लेकिन अगर ये कहते हैं मोदी परिवार 140 करोड़ मेरा परिवार है। देखिए अरविंद जी ने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा। अरविंद जी ने आज तक कभी व्यक्तिगत टिप्पणी जो है फैमिली को लेकर के,
पढ़ाई को लेकर के देखिए साहब, पढ़ाई को लेकर के यानी कहां तक पढ़े हैं मोदी जी, ईमानदारी को लेकर के कौन कौन सी उनकी स्कीम काम कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही हैं, इन सब चीजों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन उनके परिवार के बारे में कभी भी पर्सनल अटैक इस प्रकार का अरविंद ने आज तक कभी नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। अब लालू जी ने खुद उनको मौका दे दिया, कहो जी महमूद जी देशमुख साहब बोलिए। लालू जी का मसला है, देखिए हाँ लालू जी का मसला है, लेकिन जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं ना ये पूरा भारत मेरा परिवार है, जी है ना, आप ये कहते हो कि मोदी परिवार, हाँ तो मोदी परिवार ये कहां से शुरू हो गया जी? हाँ पूरा डेवलपमेंट का लहर है देशमुख जी। पूरे मुंबई में आज कोस्टल रोड जिस प्रकार से उद्घाटन किया, पूरे मुंबई महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म किया है ट्रिपल इंजन। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी के आप देखिए डेवलपमेंट के लहर, और डेवलपमेंट साथ रखते रखते 300 एकड़ जमीन टोटल ग्रीन जोन बना दिया, वो भी महालक्ष्मी रेस कोर्स से लेके कोस्टल रोड के पूरे एरिया 300 एकर्स ऑफ लैंड इज गोइंग टू बी ग्रीन जोन। तो आप डेवलपमेंट का लहर देखिए, डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना, उस पर भी ध्यान देते हुए सरकार ने हर पहलू, एकनाथ शिंदे जी का कहना है हर पहलू को सोच में रखकर इस चीज को आगे बढ़ रहे डेवलपमेंट। और करप्शन हाईलाइट कर दिया उद्धव ठाकरे जी का, बोले कितने करप्शन थे, पूरे प्रोजेक्ट रुका हुआ था और ट्रिपल इंजन सरकार आ गया एंड एंटायर प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन हॉर्स पेस, फुल स्पीड में, फुल थ्रॉटल में। बोलिए देशमुख जी। देखिए करप्शन पे बोलने के लिए मुख्यमंत्री को कोई जगह नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये करप्शन की बात करे, अजित पवार हो या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो या इनके जितने भी कलीग्स हैं। आज ये जो महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये कौन से मुंह से करप्शन की बात करते हैं? आप अगर इनमें जितने भी चेहरे उठाकर देखेंगे तो सभी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, और जिसकी वजह से इन्होंने मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में मतलब अलायंस करके सरकार बना दी। अजित पवार क्यों गए? 70,000 करोड़ का घोटाला उनका था। एकनाथ शिंदे जी जब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं 40 एमएलए को लेके? वो हसन उनके साथ के जो भी साथी है, वो प्रताप सरनाईक हो या और भी लोग हैं, या यहाँ का आपका आपके जो राहुल शेवाड़े एमपी हैं, जो भी लोग अगर आप देखेंगे ये क्यों गए हैं, इन्होंने शिवसेना क्यों छोड़ी? देखिए एक बात समझने की है कि अगर उद्धव ठाकरे जी के ऊपर करप्शन का चार्ज था तो ईडी इंक्वायरी उनकी करती। ईडी ने तो इंक्वायरी इन लोगों की है, और जैसे ही इनकी इंक्वायरी शुरू हो गई ये सीधा सीधा वो सब बीजेपी के खेमे में पहुंच गए, और जब जैसे वो बीजेपी के खेमे में पहुंच जाते हैं इंक्वायरी बंद हो जाती है। तो करप्ट कौन है? जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे वो सब आज मतलब बीजेपी के साथ में अलायंस पार्टनर बनके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कहना यह है कि भ्रष्टाचार करो, हमारे साथ आके करो, और हमारे साथ में अगर रहोगे तो आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, दूसरी तरफ हो तो आप भ्रष्टाचारी हो। चलिए गोपाल तिवारी साहब, महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपको रमजान मुबारक। रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है, आपको मुबारक हो। और हरित क्रांति की बात करेंगे ना सर आप? जी करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सॉरी। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस।